हाँ जी दोस्तੋ, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ। ਆਓ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। अठारह मई 1998 पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसके बाद यह ऑफिशियल हो गया कि अब पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। भारत 18 मई 1974 में ही अपने परमाणु बम का परीक्षण कर चुका था। दोनों देशों के पास परमाणु बम होने के कारण अब दुनिया को लग रहा था कि शायद भविष्य में हमें इन दोनों देशों में कोई भी जंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि परमाणु बम के कारण कोई एक दूसरे पर हमला करेगा ही नहीं। जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी सुधरने लगे। 1999 में तो अटल बिहारी वाजपेयी खुद लाहौर गए और वहां पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाने और शांति स्थापित करने की बात कही। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ बदलने वाला है। भारत और पाकिस्तान अब एक नई शांति प्रिय पड़ोसी की तरह रहेंगे, पर शायद पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि कुछ महीने बाद ही भारत पर पाकिस्तानी सेना की ओर से कारगिल का हमला शुरू कर दिया गया। इस युद्ध को भारत ने जीत तो लिया, लेकिन भारत ने अपने 527 जवानों को खो दिया, जिसमें से एक विक्रम बत्रा भी थे, जिन पर बनी शेरशाह मूवी रिसेंटली काफी फेमस हुई। तो आज की इस वीडियो में हम कारगिल युद्ध को समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान ने इस हमले की शुरुआत कैसे की और कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़कर इस युद्ध को जीता। 3 मई 1999 LOC के करीब मौजूद बैटाली गांव के रहने वाले ताशी नामग्याल अपनी खोई हुई याक यानी बैल को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें LOC के पास की पहाड़ियों पर कुछ हलचल दिखाई दी। वहां 6 लोग मौजूद थे, जिनके पास काफी ज्यादा हथियार थे और वो वहां एक बंकर की खुदाई कर रहे थे। इनके कपड़ों से ही पता चल रहा था कि ये इंडियन आर्मी के सैनिक तो नहीं है, जबकि ये जिस जगह मौजूद थे वहां पर इंडियन आर्मी के अलावा किसी और को आने की इजाजत नहीं थी। यानी ये लोग LOC पार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आए थे। ताशी नामग्याल को जब ये बात समझ आई तो उन्होंने तुरंत पास की इंडियन आर्मी की पोस्ट पर जाकर उन्हें इस बात की जानकारी दे डाली, जिसके बाद इंडियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाया और जल्द ही इंडियन आर्मी समझ गई कि यह पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं जो भारत की सीमा के अंदर घुस चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ कई 100 ऐसे पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं जो LOC पार करके भारत के पहाड़ी इलाकों पर मौजूद कई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को कैप्चर कर चुके हैं। इस तरह भारतीय सेना ने करीब 130 पोस्ट को काउंट किया जो पाकिस्तानी सोल्जर्स द्वारा कैप्चर कर ली गई थी, जिसमें से कई काफी महत्वपूर्ण थी। जिस तरह से इन पोस्ट को कैप्चर किया गया था उसे देखकर साफ था कि इन पाकिस्तानी सैनिकों का इरादा भारत को लद्दाख और कश्मीर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे NH1 को ब्लॉक करना था, ताकि भारत का कनेक्शन इन दोनों से टूट जाए। पर इससे पहले कि पाकिस्तानी सैनिक इस काम में कामयाब होते, उससे पहले ही भारतीय सेना को इसके बारे में पता लग गया और भारत ने इस घुसपैठ को भारत पर पाकिस्तान द्वारा किया गया हमला मानकर एक्शन लेना शुरू कर दिया। और यही थी कारगिल युद्ध की शुरुआत। पर हैरानी की बात तो यह थी कि कारगिल की घुसपैठ से पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा, क्योंकि कुछ महीने पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर पहुंचे थे, जहां दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने शांति स्थापित करने की बात कही थी। पर पाकिस्तान ने भारत को दोबारा से धोखा दिया। सही मायने में देखा जाए तो जब कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई तो यह भारत के लिए एक काफी मुश्किल घड़ी थी, क्योंकि उस समय टेक्निकल एडवांसमेंट न होने के कारण हमें पता चलने से पहले ही पाकिस्तानी सेना कई ऊंची पहाड़ियों पर जाकर बैठ चुकी थी, जहां से वो भारतीय सेना पर हमला कर रहे थे जो इन पहाड़ियों के नीचे मौजूद थे, जिसके कारण पाकिस्तान की सेना द्वारा किए जाने वाले हमले भारतीय सेना पर काफी घातक साबित हो रहे थे। और इन हमलों से बचने का केवल एक ही तरीका था कि भारतीय सैनिक उन पहाड़ों पर चढ़े और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कैप्चर की गई पोस्ट को दोबारा से हासिल करे। ये काम काफी मुश्किल होने वाला था,
क्योंकि इन पहाड़ियों की ऊंचाई कई हजार फीट थी, पर साथ ही वहां तापमान भी माइनस में था। पर भारत के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम इन पोस्ट को पाकिस्तानी सेना पर रहने नहीं दे सकते थे, क्योंकि यह एक हार होती और इससे पाकिस्तान भविष्य में लद्दाख से लेकर कश्मीर को भारत से अलग कर सकता था। इसीलिए इन सभी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट पोस्ट को वापस हासिल करने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया। इस दौरान मिशन को अच्छे से प्लान करने के लिए और पाकिस्तानी सैनिकों की सही लोकेशन को फाइंड करने के लिए भारतीय सरकार ने अमेरिकी सरकार से LOC की हाई क्वालिटी सैटेलाइट इमेजेस की भी डिमांड की, क्योंकि उस समय भारत के पास अपनी खुद की कोई एडवांस इमेजिंग सैटेलाइट मौजूद नहीं थी। पर अमेरिका ने भारत की इस मांग को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने रिस्क लेते हुए ऊंची पहाड़ियों पर अपने जहाजों को उड़ाकर इन पाकिस्तानी सोल्जर्स की सही लोकेशन भारतीय थल सेना को दी। इस दौरान वायुसेना ने इन पहाड़ियों पर मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों पर कई हमले भी किए, पर क्योंकि पहाड़ियों पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वायुसेना अपनी पूरी कार्य क्षमता पर उड़ नहीं पाते और उनका पेलोड भी काफी कम हो जाता है। इसीलिए वायुसेना इस पूरे युद्ध में कुछ ज्यादा बड़ा रोल नहीं निभा पाई, जिसके बाद इस युद्ध को जीतने की सारी जिम्मेदारी भारतीय थल सेना पर आ गई। भारतीय सेना का प्लान काफी सिंपल था कि पहले हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से वापस अपने कंट्रोल में लेना है। इसमें 3 से 4 लोकेशंस को पहले टारगेट बनाया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी टोलोलिंग हिल। पर इस पोस्ट को हासिल करना सबसे मुश्किल मिशन में से एक था, क्योंकि इस पर पाकिस्तानी सोल्जर्स 16,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे थे। यानी भारतीय सेना को इस पहाड़ी पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों से बचते हुए पहले तो इस पहाड़ी पर चढ़ना था और उसके बाद उन पाकिस्तानी सैनिकों से लड़कर इस पोस्ट को वापस हासिल करना था, वो भी -5 डिग्री सेल्सियस में। इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय सेना को यह मिशन रात के अंधेरे में करना था, ताकि उन्हें चढ़ते वक्त ऊपर बैठे पाकिस्तानी सैनिक ना देख ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए नीचे से चढ़कर आ रहे भारतीय सैनिकों को टारगेट बनाना काफी आसान हो जाएगा। इन सभी चैलेंज को देखते हुए भारतीय सेना द्वारा अपने कुछ बेस्ट सोल्जर्स की एक टीम तैयार की गई, जिसे मेजर राजेश अधिकारी लीड कर रहे थे। इन्हीं की टीम से कैप्टन अजीत सिंह भी थे, जो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि ये मिशन इतना चैलेंजिंग था कि हमें इस मिशन से पहले ही बता दिया गया था कि इन पहाड़ी की चढ़ाई इतनी चैलेंजिंग होने वाली है कि इस पर 1 ग्राम एक्स्ट्रा ले जाना भी एक पूरी हैवी लोड गन के बराबर भार को ले जाने की तरह होगा। यहाँ तक कि सैनिकों को खाने या फिर गोलियों में से भी किसी एक चीज को ऊपर ले जाने को कहा गया था, क्योंकि इसी से इतना ज्यादा वजन बढ़ने वाला था कि खाना और बंदूक की गोलियां दोनों के साथ इस पहाड़ी की चढ़ाई को पूरा करना संभव ही नहीं था। इसीलिए कैप्टन अजीत सिंह और उनकी टीम ने खाने की जगह एक्स्ट्रा बुलेट को कैरी करना सही समझा। मेजर राजेश अधिकारी और उनकी टीम लगातार 11 घंटे चढ़ाई करके जब इस पहाड़ी के टॉप से केवल 15 मीटर दूर थे, तब टॉप पर बैठे पाकिस्तानी सोल्जर्स ने उन्हें ऊपर आते हुए देख लिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने उन भारतीय सैनिकों पर तुरंत फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मेजर राजेश अधिकारी और उनके 2 साथी शहादत को प्राप्त हो गए और इनकी बची हुई टीम को वहीं पहाड़ी के पास पत्थरों के पीछे छुपना पड़ा। इस दौरान इन पर काफी ज्यादा हैवी फायरिंग की जा रही थी। जब यह फायरिंग आर्मी तक पहुंची, तब इंडियन आर्मी ने कर्नल बासप्पा रविंद्रनाथ के साथ मिलकर 90 लोगों की एक टीम बनाई और इन सबको फंसे हुए सोल्जर्स के रेस्क्यू और हिल को कैप्चर करने के लिए भेज दिया, जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कर्नल रविंद्रनाथ ने अपने सोल्जर्स के साथ दोबारा से टोलोलिंग हिल की चढ़ाई शुरू की और 12 जून तक वो पहाड़ी पर फंसे भारतीय सैनिकों तक पहुंच गई, जहां उन्होंने सभी सैनिकों के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाया, जिसमें कर्नल रविंद्रनाथ ने टीम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिनके नाम थे अर्जुन, भीम एंड अभिमन्यु। इन तीनों टीमों के काम अलग अलग थे। पहली टीम का काम था कि वह सबसे आगे रहेगी और पाकिस्तानी सोल्जर्स पर सबसे पहला अटैक करेगी। दूसरी टीम का काम था पहाड़ी की दूसरी साइड से ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करना और तीसरी टीम का काम था इन दोनों टीम को कवर फायर देना। प्लानिंग काफी बेहतर थी और इसके रिजल्ट भी मिले। भारतीय सैनिकों ने बहादुरी और समझदारी से सबसे इंपॉर्टेंट टोलोलिंग हिल को कैप्चर कर लिया। पर दुख की बात यह थी कि इस मिशन के दौरान इस टीम में मौजूद सोल्जर मेजर विवेक गुप्ता सहित 6 और भारतीय सैनिक शहादत को प्राप्त हो गए। लेकिन इनके बलिदान ने
कारगिल में भारत को एक अच्छी पोजीशन दे दी। लेकिन इसके बाद सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल लोकेशन जो पाकिस्तान के कब्जे में थी वो थी टोलोलिंग हिल से 1.6 किलोमीटर दूर मौजूद पॉइंट 5140 यानी गन हिल। और इसके चैलेंज तो टोलोलिंग हिल से भी ज्यादा थे, क्योंकि यह पॉइंट पहाड़ी पर करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद था, जिसके कारण यह पोस्ट कैप्चर करना और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। जिसके बाद इस मिशन के लिए भी एक टीम तैयार की गई, जिसको लीड करने की डिमांड लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को दी गई। इसी टीम के अंदर 2 और ग्रुप तैयार किए गए, जिसमें पहले ग्रुप की डिमांड लेफ्टिनेंट शिवजी सिंह को दी गई और दूसरी लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को। जी हाँ, वही विक्रम बत्रा जिनके ऊपर शेरशाह मूवी बनी है। दोनों ही लेफ्टिनेंट फ्रंटियर पर रहकर मिशन को लीड करने वाले थे, इसलिए उन्हें मिशन के शुरुआत में एक सिग्नल बनाने को कहा गया जो इनके मिशन की सफलता को दर्शाएगा, जो इन्हें हिल को कैप्चर करने के बाद जमीन से लीड कर रहे लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को रेडियो पर बताएंगे। और यहीं पर लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अपना सिग्नल चुना, ये था दिल मांगे मोर। दोनों ही लेफ्टिनेंट ने अपनी टीम के साथ तरीके से प्लान बनाकर पॉइंट 510 पर चढ़ाई शुरू की और दोनों ने सक्सेसफुल तरीके से ऊपर मौजूद पाकिस्तानी सोल्जर्स को खदेड़कर इस पोस्ट को भी हासिल कर लिया। और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि इस मिशन के दौरान किसी भी भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस मिशन पर विक्रम बत्रा की बहादुरी को देखकर भारतीय सेना ने उन्हें तुरंत लेफ्टिनेंट से कैप्टन की रैंक दे दी। जिसके बाद में भारतीय सेना कई और मिशन चलाती है, जिसमें बची हुई कई इंपॉर्टेंट माउंटेन हिल्स को वापस पाकिस्तानी सेना से छीन लिया जाता है। इसी नंबर में से एक आर्मी पोस्ट थी पॉइंट 4875, जिस पर भेजी गई सोल्जर्स की टीम को खुद कैप्टन विक्रम बत्रा लीड कर रहे थे। कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम 8 जुलाई को पहाड़ी की टॉप पर पहुंची, जिसके बाद वहां पर मौजूद पाकिस्तानी सैनिक और विक्रम बत्रा की टीम के बीच काफी फायरिंग हुई, लेकिन अंत में विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने पाकिस्तानी सोल्जर्स को हरा दिया और बचे हुए पाकिस्तानी सोल्जर्स पहाड़ी से उतरकर भागने लगे। विक्रम बत्रा ने भारतीय सेना को यह संदेश पहुंचा दिया कि यह पहाड़ी भी अब भारत के कंट्रोल में वापस आ चुकी है कि तभी उनका ध्यान उनके एक साथी पर पड़ा, जिसने धमाके में अपना एक पैर खो दिया था। विक्रम बत्रा जल्दी उसके पास गए और उसकी मदद करने लगे, लेकिन तभी जो पाकिस्तानी सोल्जर्स डरकर भाग रहे थे उसमें से एक ने पीछे मुड़कर विक्रम बत्रा की ओर गोली चला दी, जो सीधा उनकी छाती में जाकर लगी, जिसके कारण वह उस दिन शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी बहादुरी और अपनी टीम की मदद से भारत को पॉइंट 487 वापस दिला दिया था, जिसके बाद विक्रम बत्रा की इस शहादत के कारण इस पॉइंट का नाम ही बदलकर बत्रा टॉप रख दिया गया। इस तरह भारतीय सैनिकों की बहादुरी और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की सूझबूझ से भारत ने पाकिस्तान के हमले को लगभग पूरी तरह असफल बना दिया था और अब भारत पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ने लगा था। अब क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए उन्होंने हार को मानते हुए धीरे धीरे अपनी सेना को पीछे हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तक दुनिया भर के देश भी यह समझ चुके थे कि इस जंग की शुरुआत पाकिस्तान ने की है, जिसके कारण पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर भी लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा भारतीय सेना के लगातार पाकिस्तानी सोल्जर्स पर हमले के कारण पाकिस्तानी सैनिकों की मरने की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। इन सभी के चलते अंत में 11 जुलाई 1999 में पाकिस्तानी सेना ने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया और बची हुई पोस्ट से भी पाकिस्तानी सैनिक वापस एलओसी के दूसरे पार लौट गए। अंत में 14 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल डिक्लेयर किया और 26 जुलाई को कारगिल वॉर को ऑफिशियल खत्म मान लिया गया, जिसमें भारत की जीत हुई। वीडियो तुसीं देख ही लेती बई सारिਆਂ ने। बस मैं तो इन्ने कह सकदा भी जय हिंद, सलाम आ बई इंडियन आर्मी नूं। वीडियो चंगी लगी तो शेयर कर दिओ। बोलण लगे कोई लफ्ज नहीं है, क्योंकि बहादुरी बहुत वड्डी चीज़ है। जय हिंद।